नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, ऑनलाइन गेम या आज कहेंगे ऑनलाइन गैम्बलिंग। ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेम को लेकर पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा बूम आया हुआ है। जब भी आईपीएल आता है आप देखते होंगे कि फैंटेसी लीग यानी कि ड्रीम 11 हो गया या माई सर्कल 11 हो गया, देखते देखते पोकरबाजी, एमपीएल, लूडो, सांप सीढ़ी, सबके ऊपर जो है ऑनलाइन गेम चल रहा है जहां पर पैसों का ट्रांजैक्शन हो रहा है। या तो लोग जीत रहे हैं या लोग हार रहे हैं, पर पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब देखते देखते पिछले 3-4 साल के अंदर ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है और इससे संबंधित अब कुछ टेक्निकल मसले होने लगे हैं, कुछ फाइनेंशियल क्राइम होने लगे हैं, कुछ टेक्निकल मसले होने लगे हैं। क्या मसले हैं? एग्जाम को लेकर ऑनलाइन गैम्बलिंग किस तरह इंपॉर्टेंट है, जीएस3 से संबंधित किस तरह आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आज डिस्कस करेंगे। सेम टॉपिक आपका ऐसे में पूछा जा सकता है और सेम टॉपिक आपका केस स्टडी के रूप में जीएस4 एथिक्स से पूछा जा सकता है। इन सभी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपको पूरा कवर करा के देगा। अगर एग्जाम में सवाल आ गया, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तो आप अच्छा कर पाओगे इसके अंदर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाए। चलिए अब एक केस स्टडी में डालो आपको कि मान लीजिए ऑनलाइन गैम्बलिंग से या ऑनलाइन गेम से सरकार को 40,000 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट होता है। 40,000 करोड़ का मोटा मोटा रेवेन्यू सरकार को हर साल कलेक्ट होता है। लेकिन सरकार ये देखती है कि जो गैम्बलिंग है हमारे सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, लोगों को लगता है कि इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, कईयों को लगता है कि एथिकल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ऑनलाइन गैम्बलिंग के ऊपर सरकार को बैन करना चाहिए या पैसे के लिए अलाउ करना चाहिए? अब 40,000 करोड़ रुपए कमा रही सरकार, नौकरियां भी वहां से मिल जाती हैं, तो सरकार को क्या लगता है कि उसको बैन करे या ना बैन करे? इसका फैसला आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैं तो सारे एस्पेक्ट्स कवर करूंगा, सभी कवर करूंगा कि एथिकल है, नॉन एथिकल है, टेक्निकल है, सारे करेंगे। लेकिन आपकी राय क्या है कि जब रेवेन्यू आ रहा हो तो हमें अलाउ कर देना चाहिए या बिल्कुल हमें एक टाइट अपना रखना चाहिए कि नहीं, हम लोग नहीं कर सकते? वो जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं कि जीएस3 में, जीएस3 के अंदर नंबर 11वां नंबर है आपका। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब है ये ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है। और जीएस4 में एथिक्स, ह्यूमन इंटरफेरेंस, वैल्यू सिस्टम, इसके ऊपर पूछा जाएगा। तो जैसे मैंने डिस्कस किया आपको कि जीएस3 में भी आ सकता है, जीएस4 में आ सकता है और ऐसे में भी आ सकता है, तो इसको ढंग से पढ़िएगा। अब थोड़ा सा देखते हैं। 17 महीने का ऑनलाइन कोर्स यूपीपीसीएस के लिए दिया जा रहा है, 2024 का है ये। प्री प्लस मेंस आपको पढ़ाया जाएगा, वीडियोस पीडीएफ टेस्ट के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। इसकी फीस मात्र 5,999 रुपए है। 9919521555 पे कॉल करके आप इस कोर्स की जानकारी ले लीजिए। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत बेहतरीन कोर्स है इसके अंदर, ठीक है। सब कुछ आपको यहां से मिलेगा। चलिए अब एमपीएल, आप ये सब तो देख ही रहोगे। अब बिजनेस लाइन द हिंदू है, वहां पर आया कि ईडी ने क्रैक किया कि ऑफशोर रजिस्टर्ड ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज जो हैं उसे क्रैक डाउन किया। अब देखिए ये खबर छपी है, पहले खबर को लेते हैं। क्या है खबर? कहती है कि ईडी जो है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, कौन है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्होंने क्रैक डाउन किया और जो कंपनीज, ऑनलाइन कंपनीज हैं, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है जो कि ऑफशोर हैं। ऑफशोर का मतलब क्या होता है? ऑफशोर का मतलब होता है विदेशों में रजिस्टर्ड। ऑफशोर रजिस्टर्ड का मतलब था विदेशों में रजिस्टर्ड, ठीक है। ऑफशोर रजिस्टर्ड मतलब विदेशों में रजिस्टर्ड कंपनियां जो कि काम तो हिंदुस्तान में कर रही हैं बट रजिस्टर्ड बाहर हैं, उस पे ईडी ने क्रैक डाउन किया और कहा कि लगभग 40,000 करोड़ रुपया, 40,000 करोड़ रुपया जो है वो उसकी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। क्या हुई है? मनी लॉन्ड्रिंग। तो कितने टेक्निकल वर्ड्स आ रहे हैं। पहला आ रहा है ईडी, ठीक है, ईडी आ रहा है और ईडी के साथ अब देखिए कि उन्होंने कहा कि ऑफशोर रजिस्टर्ड कंपनी है। ऑफशोर का मतलब क्या है? विदेश की कंपनी। और ऐसे कंट्रीज जिसको हम टैक्स हेवन कहते हैं, क्या बोलते हैं? टैक्स हेवन। टैक्स हेवन कंट्रीज हैं जैसे कि कुरानकाओ, माल्टा, अभी और भी नाम दूंगा मैं आपको, ठीक है, साइप्रस, ये कंट्रीज हैं टैक्स हेवन कंट्रीज। यहां पर कंपनी रजिस्टर्ड हैं और कहा जा रहा है, ईडी कह रहा है कि लगभग 40,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ठीक है। इस पे काम चल रहा है। अच्छा, अब
यहां पर पहले समझते हैं कि ईडी करती क्या पहले, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज के, GS2 का ही टॉपिक आता है, ठीक है। तो ईडी जो है इसे कहते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का संबंधित है ये, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से संबंधित है ये, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। काम क्या है इसका, देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टर, आप कई बार नाम सुना होगा आपने। इसका काम जो होता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वॉयलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉ, यानी दो कामों के लिए, अगर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ केस है या फॉरेन एक्सचेंज लॉ, यानी कि जो पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें उस लॉ से संबंधित कुछ अगर केस है तो ईडी इन्वॉल्व होगी। तो कई बार आप देखते होंगे कि किसी के घर पे छापा पड़ता है तो इनकम टैक्स की रेड पड़ती है और कभी कभी ईडी की रेड पड़ती है। तो ईडी का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग भी अभी डिटेल में पढ़ेंगे, हवाला क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, उस करेंगे, ठीक है। तो अभी यहां पर देखते हैं कि जो ईडी है, ईडी जो है वो 3 लॉ के ऊपर काम करती है। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ईडी है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इसके तहत काम करती है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा इसके तहत काम करती है, और द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर 2018 FEO, ये 3 लॉ को इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करती है कौन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये मैंने इसलिए जोड़ के रखा है कि कई बार एग्जाम में इन एजेंसीज के बारे में पूछ लिया आता है तो आपको इन कानूनों के बारे में पता हो कि ये कानून को आप यूज करोगे कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर यूज करोगे आप, तो इन कानून की जानकारी आपको होनी चाहिए कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या होता है। तो ये कहता है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होंगे तो उसके अंदर हम कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आ गया, इन सब काम करते हैं, ठीक है। फिर ये तो हमने ईडी के बारे में पढ़ लिया। अब परफेक्ट टैक्स हेवन, अभी दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया टैक्स हेवन का। अब टैक्स हेवन क्या चीज है, देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर ने क्या बोला कि ईडी ने क्रैक डाउन किया ऑफशोर रजिस्टर्ड कंपनीज, यानी कि ऐसी कंपनी जो कि टैक्स हेवन कंट्रीज में रजिस्टर्ड है। अब टैक्स हेवन का मतलब क्या होता है, पहले टैक्स हेवन और टैक्स डेन, ये भी एक नया शब्द है, देखिए टैक्स हेवन या टैक्स डेन इज अ jurisdiction with the very low effective rate of taxation for foreign investors। क्या बोलते हैं ये, देखिए ये क्या बोल रहे हैं, देखिए कि मान लीजिए, देखिए हमारे देश में क्या है, एक टैक्स का सिस्टम है कि भाई कोई कंपनी अगर यहां काम करेगी, यहां रजिस्टर्ड होगी, यहां काम करेगी, तो क्या होगा, उसे कुछ परसेंट टैक्स देना पड़ेगा, 10%, 15%, 20% देना पड़ेगा, ठीक है। अब वो टैक्स कभी कभी क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, कभी कभी कहीं किन कंट्री में वो टैक्स 20-25% हो जाता है। तो कंपनियां क्या करती हैं, अपने इस टैक्स को बचाने के लिए, ये 15-20-25% टैक्स बचाने के लिए ये ऐसे कंट्रीज में जाकर रजिस्टर्ड होती हैं जहां पर बहुत कम टैक्स हो या जीरो टैक्स हो, बहुत कम टैक्स हो या जीरो टैक्स हो, वेरी लो टैक्स रेट हो, यानी 1% या है ही नहीं, या 1% या 0%, 0.5%। ऐसे कंट्रीज जहां पर बहुत कम टैक्स लिया जाता है उसे बोलते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज, ठीक है। और यहां पर ये कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है और काम क्या करती है, हिंदुस्तान में। तो होता क्या है, जैसे आपने ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज के बारे में देखा होगा कि ये रजिस्टर्ड हुई है टैक्स हेवन कंपनीज के अंदर, कंट्रीज के अंदर, और काम कर रही है हिंदुस्तान के अंदर। यानी कि मान लो कि ये साइप्रस में, माल्टा में, वहां पर मॉरिशस में, सिंगापुर में, वहां पर जाकर ये रजिस्टर्ड हो गई, काम करने के लिए हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तान से जो पैसा ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, यानी गेम जीत रहे हो, हार रहे हो, तो ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो पैसा बाहर जा रहा है। अब चूंकि सरकार वहां की है, रजिस्टर्ड वहां पर है, इंडिया में तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वहां पे वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो रूल ही नहीं है टैक्स का। इसमें क्या हो रहा है, चांदी हो रही है कंपनी की, नुकसान किसको हो रहा है, हमारे देश को नुकसान हो रहा है। इसी के ऊपर मैं आपको लेकर आ रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, आप एक छोटा सा आपको हिंट देता हूं कि काम करने का तरीका देखिए कि लगभग 78 सब्सिडरीज, वॉलमार्ट है, इतना बड़ी कंपनी है वॉलमार्ट, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके 78 कंपनीज हैं, लगभग 76 बिलियन के एसेट्स उन्होंने इन टैक्स हेवन कंट्रीज में डाला है और एक भी कभी स्टोर नहीं खोला। वॉलमार्ट जो कि अमेरिका की नंबर 1 कंपनी मानी जाती है, उसकी 76 कंपनीज अलग अलग टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर रजिस्टर्ड हैं,
वहां पर, ठीक है, लेकिन काम नहीं करती, वहां पर एक भी स्टोर नहीं खोला। काम कहां करते हैं? हिंदुस्तान में काम करते हैं, अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जो और वहां से वो पैसा भी लेते हैं और कभी अपने टैक्स को बचा लेते हैं। यहां एक भी रुपया टैक्स वो पे नहीं करते हैं। तो अब देखिए कितना बड़ा नेटवर्क है इस चीज का, ठीक है। अब इसको और आगे लेके जाते हैं कि इनका मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या होता है। देखिए मोड ऑफ ऑपरेंडी को समझते हैं इसका कि किस तरह से काम करती हैं। अब यहां पे एक वर्ड आएगा हवाला। कई बार आपने नाम सुना होगा, हवाला का नाम सुना होगा आपने, क्या चीज होती है इसको भी पढ़ेंगे। नॉर्मल तरीके से क्या होता है कि भाई आपने गेम खेला, ठीक है, जो भी पैसा जीता हारा आपने इधर कर दिया। अब मान लो कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, दिल्ली बॉम्बे में, उसने लोगों से गेम खिलाया, लोगों ने पैसे का ट्रांजेक्शन किया, कुछ जीते कुछ हारे और पैसा वहीं आपस में बढ़ गया और सरकार ने भी बोल दिया टैक्स जो है 20% या 25% है वो आपको देना पड़ेगा, वो दे देंगे और नॉर्मल तरीके से लीगलाइज काम कर दिया उन्होंने। 20-25% जो सरकार कह रही है वो टैक्स दे दिया। लेकिन ऐसा हो जाए कि सरकार को बिना पैसे दिए, मान लो सरकार ने 20% का उन्होंने लगा रखा है, इसको बचाने के लिए सर ये क्या करते हैं, एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं और इन टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर अपने रजिस्टर कर लेते हैं और सारा पैसा हिंदुस्तान का ये बाहर हवाला के माध्यम से कर देते हैं। हवाला एक वो सिस्टम है जहां पर जो आपके स्टैंडर्डाइज बैंक या इंस्टीट्यूशंस हैं, आरबीआई बैंक हो गया, जहां से ट्रांजैक्शंस होती है पैसे की, जहां से पैसे ट्रांजैक्शन होता है, उसको बाईपास कर जाएं और बिना बैंक की जानकारी में या देश की जानकारी में या रजिस्टर्ड हुए वो किसी और माध्यम से पैसा निकाल जाए, इसे बोलते हैं हवाला। हवाला बहुत हो रहा है यहां पर। क्या हो रहा है कि बिना, क्योंकि रजिस्टर्ड कहीं और है, इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, कोई संस्था ऐसी नहीं है जो इनको मॉनिटर कर पाए, तो क्या हो रहा है, सारा पैसा जो हो रहा है वो विदेशी कंपनी में, विदेश में जा रहा है, इन टैक्स हेवन कंट्रीज में जा रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए दो तरह के लॉस इंडिया के हो रहे हैं। अब यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको कि अभी तो मैंने आपको एक ही लॉस बताया था, पैसे का लॉस बताया था कि चलो पैसे का लॉस हो रहा है कि हाँ भाई हिंदुस्तान का पैसा जो है बहुत सारा पैसा विदेश में जा रहा है, क्योंकि यहां पर कोई संस्था एजेंसी नहीं है जो देख पा रही हो, क्योंकि रजिस्टर तो इंडिया में है नहीं ये लोग, ठीक है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉस जो इंडिया हो रहा है वो हो रहा है आपका पर्सनल आइडेंटिटी जो होती है। यानी कि देखिए आप जब भी आप खेलते हो ना, आप ऑनलाइन खेलोगे तो वहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ता है, आधार कार्ड लिंक कराना पड़ता है, पैन कार्ड करना पड़ता है कहीं ट्रांजेक्शंस के लिए। तो ये जो आपकी आईडी होती है, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वो भी तो इन कंपनी के पास चली जाती है। अब कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जहां पर इन कंपनी को हम मॉनिटर कर पाए कि यार ये कंपनी कर क्या रही हैं। अब इतने सारे लोगों का जो डेटा होता है, जो पर्सनल लोगों का डेटा है, हमारी पसंद नापसंद का, या हम क्या है, हमारा पैन कार्ड, आधार नंबर, वो सब जो है इन कंपनीज के पास होता है और ये कंपनियां हो सकता है मिसयूज कर ले। अब प्रॉब्लम ये है, फिर वही कह रहा हूं कि कोई भी तरीका नहीं है इन्हें कंट्रोल करने का, क्योंकि हमें सिस्टम बनाया ही नहीं है इसको। अभी तक ऑनलाइन गेम को हमने सीरियसली लिया नहीं था, हमें लगता छोटी मोटी इंडस्ट्री चलने तो देखते बाद में क्या होता है। अब 3-4 साल के अंदर, खासकर कोरोना के बाद, हम देख रहे हैं कि बूम आ गया है, बहुत बड़े स्केल पे चीजें हो रही हैं। तो दो तरह की लॉस है, मनी लॉस है और आपका डेटा लॉस है, ठीक है। और प्रॉब्लम यहां पे एक ही है कि सरकार का पूरा जो फोकस है वो मनी लॉस पे, कि किस तरह से मनी के लॉस को कंट्रोल किया जाए। डेटा के बारे में चिंता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल है। अभी मैं आपको और पढ़ाऊंगा तो उसमें डिस्कस करेंगे भी कि पूरा फोकस जो है वो किसी तरह से पैसे के टैक्स लगा दें, ये कर दे वो कर दे, वो है। लेकिन डेटा का क्या हो रहा है उसके बारे में कोई भी प्रावधान के बारे में सोचा नहीं जा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सबसे बड़ा मुसीबत है। अब गेमिंग लॉ के बारे में बात, अब इसको सरकार अगर कंट्रोल करना चाहेगी तो कैसे करेगी, तो उसके लिए कुछ गेमिंग लॉ है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब अगर गेम के ऊपर कोई सवाल पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस गेम के लॉ के माध्यम से होता है। पहले समझते हैं कि जो कानून है, ठीक है, ये कानून एक द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, देखिए कितना पुराना एक्ट है, ठीक है। अभी ऑनलाइन की बात नहीं, ऑफलाइन की बात हो रही है, ठीक है, ये ऑफलाइन की बात हो रही है। एक गेमिंग एक्ट, द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867। इसमें क्या था कि अगर मान लो आप कोई एक सेंट्रल लॉ था दैट प्रोहिबिट रनिंग और बीइंग इन अ चार्ज ऑफ पब्लिक गैम्बलिंग हाउस, पेनल्टी विल बी इंपोज्ड एंड ब्रेकिंग दिस लॉ विल बी फाइन ऑफ 200 रुपए या 3 महीने की जेल है। यानी कि अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हो, सट्टा लगा रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है। इतना पुराना लॉ चला आ रहा है ये। अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, अभी ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड दिया है, थोड़ा सा चेंज हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद। हुआ क्या कि संविधान जब बना तो गैम्बलिंग और गेमिंग का जो सिस्टम था, ठीक है, वो डाल दिया गया स्टेट्स के पास
यानी कि स्टेट्स जो हैं ये गैम्बलिंग के ऊपर कानून बनाएंगे। देखिए बेटिंग और गैम्बलिंग को जो है, बेटिंग और गैम्बलिंग उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? स्टेट्स बनाएंगे। ये सब डाल दिया गया स्टेट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में डाल दिया गया। 7 शेड्यूल होता है ना आपका, 7 शेड्यूल का मतलब जहां पर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो जो ये बातें लिखी गई हैं इनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा। ठीक है, तो 34वें नंबर पे देखिए कि बेटिंग और गैम्बलिंग के ऊपर कानून बनाने का अधिकार स्टेट्स को दे दिया गया। अब स्टेट्स अपनी मर्जी से, अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से चीजें कर रहे हैं। अब देखोगे कि गोवा हो गया, वहां पर अभी भी गैम्बलिंग चल रही है। असम हो गया, ठीक है, वहां पर गैम्बलिंग अलाउ कर दी जाती है। उड़ीसा और असम के अंदर अपना कानून है, वहां पर अलाउ कर रखा है। कुछ जगह पर लॉटरी खेली जा रही होती है, कुछ जगह बैन होती है। तो हर स्टेट अपने हिसाब से करती है। जैसे कि अल्कोहल के ऊपर है, शराब के ऊपर है, गुजरात में चले जाओगे तो बैन है, बिहार में चले जाओगे तो बैन है, पर यूपी में नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसा सिस्टम गैम्बलिंग के साथ भी है। कुछ स्टेट में बैन है, कुछ स्टेट में अलाउ कर रखी है। ठीक है, अब स्टेट्स में अलग अलग होने से क्या होता है कि अपने तरीके होते हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती है, तो कुछ केसेस आते रहते हैं। अब कुछ केसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, आपको रेफरेंस देने काम आएगा कि कोर्ट ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। कोर्ट ने कहा कि देखो जो भी आप गेम खेलोगे वो दो संभावनाएं बनती हैं, या तो गेम ऑफ स्किल है। कुछ ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो आप जो खेल रहे हो ना, कि पोकर खेल रहे हो या कोई लूडो खेल रहे हो, तो लूडो तो स्किल है ना, कैरम खेल रहे हो तो स्किल है। तो दो चीजों में आ गया। कुछ ने कहा गेम ऑफ स्किल है, कहते नहीं गेम ऑफ चांस है। गेम ऑफ स्किल या गेम ऑफ चांस? अगर गेम ऑफ स्किल है तो वो ऑनलाइन गेम है, तो आप खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई जैसे स्पोर्ट्स होता है वैसा स्पोर्ट्स के रूप में जाएगा। लेकिन गेम ऑफ चांस है, जैसे आपने पासा उठाया, फेंका, वहां चांस की बात बन रही है। ठीक है, तो कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि गेम ऑफ चांस है या गेम ऑफ स्किल है। ठीक है, इसके ऊपर डिसाइड करना है। तो एक केस आया, बहुत पुराना केस है, आंध्र प्रदेश वर्सेस के सत्यनारायण 1968। एक केस आता है जिसके अंदर रमी, एक ताश के पत्तों से गेम खेला जाता है, रमी के ऊपर केस आया था और केस का नाम था सत्यनारायण 80 वर्सेस के सत्यनारायण 1968। उसमें रमी को बोला गया ये है क्या? गेम ऑफ स्किल। गेम ऑफ स्किल है, यानी कि ये जुआ नहीं है, ये गेम है, क्योंकि गेम ऑफ स्किल है, ये कोर्ट ने कहा। लेकिन कोर्ट ने आगे भी कहा कि भाई चूंकि क्योंकि देयर इज अ गैम्बलिंग और इफ द गैम्बलिंग हाउस इज मेकिंग प्रॉफिट, कह रहा है कि अगर गैम्बलिंग हाउस प्रॉफिट बना रहा है जहां पर गैम्बलिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वो अगर वो जहां पर आप खेल रहे हो, रमी खेल रहे हो, अगर गैम्बलिंग हाउस अगर प्रॉफिट बना रहा है तो उसको गैम्बलिंग में हम कह देंगे। अगर घर में बैठ के खेल रहे हो तो गेम ऑफ स्किल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसा जहां ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, किसी को प्रॉफिट मिल रहा है, किसी को शेयरिंग मिल रही है, तो वो गेम ऑफ स्किल नहीं रह जाता, वो आ जाता है इन कानून के अंदर। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने ताश के पत्ते फ्लश हो गया, ब्रैग हो गया, ये सब भी गेम ऑफ प्योर चांस हैं। ठीक है, जब ताश के पत्ते, अगर आज की बात करते हैं तो ऑनलाइन पोकर भी ताश के पत्ता वाला गेम होता है, तो वहां उसको बोलते हैं पूरा की गेम ऑफ चांस, प्योर चांस है। तो एक तरह से वो गैम्बलिंग के अंदर आ जाते हैं वो लोग। एक नया केस आया था, डोमिनेंस गेम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, तो इसमें सेम बोला गया कि पोकर इज द गेम ऑफ चांस एंड देयरफॉर अकाउंट फॉर द गैम्बलिंग अंडर द गुजरात प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1887। तो डोमिनेंस वाले आप देख लीजिए, डोमिनेंस गेम प्राइवेट लिमिटेड और ऊपर सत्यनारायण केस। तो दो केसेस आ रहे हैं जहां पर कोर्ट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि गेम ऑफ स्किल्स नहीं है, गेम्स ऑफ चांस की बात है। और अगर गेम ऑफ चांस कहीं पर है, चांस की बात हो रही, तो वो गैम्बलिंग के अंदर आएगा। तो जो कानून बनाए गए स्टेट्स ने जो कानून बनाया, देखिए यहां पे स्टेट्स का आ रहा है, गुजरात प्रिवेंशन एक्ट वाली बात आ रही है, तो उन स्टेट्स पे उस राज्य का कानून जो है लगेगा। ठीक है, अब एक जो एग्जाम में आपको आने की बहुत संभावना रहती है वो GS3 का। GS3 में आपसे पूछेगा कि सरकार जो है वो क्या कर रही है, सरकार ने कौन सा कानून बनाया। तो आपको देखना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मित्री ने कुछ रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस किया ऑनलाइन रियल मनी गेम्स, जो कि 2023 से इफेक्टिवली हो गए। किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कुछ रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किए। कहां इंट्रोड्यूस किए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडेंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। ये इंपॉर्टेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट या रेगुलेशन किए गए हैं, कुछ अमेंडमेंट या रेगुलेशन किए गए हैं जिसके अंदर कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट मानी जाती है। क्या मानी जाती है इसके अंदर? बोलते हैं कि सेंटर लेवल रेगुलेशन दे डू नॉट रिप्लेस द स्टेट वाइज एंटी गैम्बलिंग लॉ। पहला चीज देखिए समझिए, सवाल जो आएगा वो आपसे पूछ लेगा आईटी एक्ट, आईटी एक्ट जो है 2021 में क्या क्या चेंजेस किए गए गैम्बलिंग को लेकर, तो आपके पास यहां पर ये आ जाएगा कि क्या क्या चेंजेस किए गए। कई बार वो ड्राफ्ट पूछता है, एक्ट पूछता है, पूरा डिटेल्स पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए गैम्बलिंग को लेकर। और पहली बार ये बोला गया कि देखो ऐसा है, अगर यूनियन स्टेट के कानून बने होंगे तो इस यूनियन के कानून उनको पर सुपरसीड नहीं करेंगे, यानी कि प्रोवाइड सेंटर लेवल रेगुलेशन दे डू नॉट रिप्लेस द स्टेट वाइज एंटी गैम्बलिंग। मतलब रिप्लेस, अगर सेंटर ने कानून बना दिया है गैम्बलिंग का तो वो स्टेट के कानून को रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है, वो नहीं करेगा, दोनों साथ में काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे सेल्फ रेगुलेटरी, अब कुछ एसआरबीज को कराया गया कि जो कंपनीज आएंगी उनको सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज एसआरबीज के अंदर डाला जाएगा। गवर्नमेंट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वाज टू रिड्यूसिंग प्रिस्क्रिप्टिव लॉस एंड एनहांसिंग केस ऑफ ईज ऑफ डूइंग। अब सरकार भी चाहती है कि थोड़ा ईज ऑफ डूइंग हो जाए, इजी काम कर सके वो लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिक्कतें ज्यादा आ जाए। अब इसके अंदर एक ना कुछ अमेंडमेंट डाइल्यूट, कुछ एलिगेशंस को भी इन्होंने डाइल्यूट किया है। क्या एलिगेशन को डाइल्यूट किया है देखते हैं। सर्टेन कुछ जो सख्ती, देखिए कानून था, कानून के अंदर अमेंडमेंट हुए हैं, तो कुछ पहले सख्ती ज्यादा थी, लेकिन उसको बाद में लगा कि नहीं, इससे थोड़ा सख्ती ज्यादा हो रही है, कुछ कम कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा और हमें प्रॉफिट और काम करने में इजी हो जाए। तो उन्होंने कुछ सर्टेन ऑब्लिगेशंस दिए हैं, लेकिन वहीं पर एक चीज है केवाईसी की जो नॉर्म्स है उसको उन्होंने बहुत ज्यादा रिटेन रखा है कि भाई आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा केवाईसी के बारे में। अब कुछ और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो चलो ये सब हो गया, कुछ पॉइंट हैं जैसे कि परमिसिबल ऑनलाइन रियल मनी गेम पॉरमॉग एक क्या है, ठीक है। इसके लिए क्या है, ये ड्राफ्ट के अंदर पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। परमिसिबल ऑनलाइन रियल मनी गेम वो क्या बोलता है, वो दो क्राइटेरिया के बारे में बोलता है, ठीक है। पहला है ऑनलाइन रियल मनी गेम्स रजिस्टर्ड विद सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज, कि जो ये कंपनीज होंगी ये सेल्फ रेगुलेटरी एसआरबीज के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगी, पहली चीज जो भी ऑनलाइन गेम, ठीक है। दूसरा ऑनलाइन गेम्स विच आर नॉट रियल मनी गेम्स। अब ऐसे ऑनलाइन गेम जहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो वहां पर इनको हम उसी तरह कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आप पबजी खेल रहे हो लेकिन पैसा नहीं इन्वॉल्व उसके अंदर हो रहा है, तो उसे ऑनलाइन गेम्स में रखा जाएगा, उसे बेटिंग या गैम्बलिंग में नहीं देखा जाएगा। जहां पैसा इन्वॉल्व होगा वहीं पर इस चीजों को देखा जाएगा, ठीक है। बेटिंग और गैम्बलिंग वाला जो है एक्ट लगेगा। पावर टू नोटिफाई अप्लाई सर्टेन ऑब्लिगेशंस टू ऑनलाइन, ये भी बोला गया है कि अगर कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे तो उसको नोटिफाई करके तुरंत इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करेगी। एक्सटेंड ऑब्लिगेशन एप्लीकेबल टू सर्टेन ऑनलाइन गेम्स टू अदर गेम्स एज वेल, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट देते हैं कि डेफिनेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएटरी वेरिफिकेशन ऑफ यूजर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ग्रीवेंसेस रिड्यूशल मैकेनिज्म ऑफ ओजीआई, प्रोहिबिशन ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग एंड एनेबलिंग थर्ड पार्टी फाइनेंसिंग। देखिए ये सब क्या है, ये मैंने हेडलाइन डाले हैं जो कि आईटी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुए हैं उसके। डेफिनेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग जो है उसका इन्होंने डेफिनेशन दी है। वेरिफिकेशन ऑफ यूजर का वेरिफिकेशन के बारे में नॉर्म्स बनाए हैं। ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म बनाया गया है कि अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वो क्या करेगा। प्रोहिबिशन ऑन प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग एंड एनेबलिंग थर्ड पार्टी फाइनेंसिंग, उस पर फोकस करेंगे। डेजिग्नेशन ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज, फ्रेमवर्क ऑफ एसआरबी, टाइमलाइन फॉर कंप्लायंस, वेरिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स, सस्पेंशन रिवोकेशन ऑफ वेरिफिकेशन, एग्रीमेंट एंड रेडिशियल मैकेनिज्म ऑफ एसआरबी। यानी कि एक पूरा सिस्टम तैयार किया है। ये सिर्फ मैंने पॉइंट इसलिए दिए हैं कि आप समझ पाओ कि भाई जो आईटी एक्ट आया है उसमें क्या क्या पॉइंट्स हो रहे हैं। तो ये सब 7-8 पॉइंट जो हैं वो सब आईटी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट के बाद आया है कि क्या क्या करेंगे कि हम जो है वेरिफिकेशन यूजर का बढ़ा देंगे, ग्रीवेंसेस कर लेंगे, प्रोहिबिशन ऑन प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग कर लेंगे, डेजिग्नेशन ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज कर लेंगे, ये सब हम देखेंगे। तो ये एक्ट आईटी एक्ट के अंदर ये सब चीजें इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको कि जो भी ये केस आया है, ठीक है, क्योंकि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा
ज़्यादा टेक्निकल ले जाने की कोशिश की है कि आपको 4-5 पॉइंट्स पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, 17 मंथ्स का एक ऑनलाइन कोर्स आपको दे रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप 9919521555 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।